फ्रेंड्स नमस्कार। ये लूसेंट का पेज नंबर 6 है। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया था और वैदिक सभ्यता जो पेज नंबर 6 पे है को शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता। ये चौथा पॉइंट है, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने, जो कि एक इतिहासकार हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को कहा या फिर माना। ऐसा पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना, तो मध्य एशिया माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, और जो आर्यों के द्वारा जो सभ्यता का निर्माण किया गया था वो वैदिक सभ्यता, क्योंकि वैदिक सभ्यता का अर्थ है वह सभ्यता जो वेदों पर आधारित हो, वैदिक सभ्यता कहलाती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वो सिटी था और ये गांव है, विलेज है। और आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। नोट, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, यानी कि आर्य जो है ये क्या है, एक भाषा समूह है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में। जैसे सबसे छोटा जो प्रशासनिक इकाई होता था वो कुल होता था। जैसे कि फैमिली में होता है ना कुल, तो कुल के बाद जो है यानी फैमिली मिलकर ग्राम बनता है, ग्राम बनकर विश्व बनता है, विश्व बनने के बाद जो है क्या होता है, जन बनता है, फिर राष्ट्र बनता है। यानी कि राष्ट्र को यदि हम कंट्री मान ले तो जन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट, और विश्व हो जाएगा हमारा जिला, जिला के बाद हमारा ग्राम, और ग्राम के बाद हमारा कुल। तो ऐसे प्रशासनिक इकाई ऐसे आरोही क्रम में है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, यानी ग्राम का जो मुखिया है उसको ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का प्रधान को विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था। यानी कि जो स्टेट है उसको, वहाँ पे जो लोग रहते थे उसको जन कहा जाता था, और जो उसका हेड था, जो शासक था, उसको राजन। स्टेट यानी कि राज्य होता है, वही जन से ही बना है जनपद, और जो है राजन, वहाँ का जो शासक था उसको राजन कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जो राज्य का जो अधिकारी होते थे उसमें पुरोहित और सेनानी, सेनानी का मतलब ये होता है जो सेना हो, में इसमें जो ये क्या थे, प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, समझ लीजिएगा। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो हैं उदार पुरोहित थे। यूँ समझ लीजिए कि दो जो विचारधारा है, रूढ़िवादी और विश्वामित्र, समझ लीजिए कि वशिष्ठ जो थे वो बीजेपी से थे और विश्वामित्र जो थे वो कांग्रेस से थे। आगे देखते हैं दोस्तों। सूत, मतलब इसको राइट विंग लेफ्ट विंग की तरह हम समझाने का प्रयास किए हैं। सूत जो है रथकार व कंबादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत जो था रथकार, जैसे कि सूत पुत्र यानी कि रथ चलाने वाला का बेटा सूतपुत्र। अच्छा, कंबादी नामक अधिकारी जो है रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। राजा को मिलाकर जो कम्मादी नामक अधिकारी, जो रत्न जो है ना, जैसे कि नवरत्न जो थे, तो नवरत्न रत्नी पहले कहे जाते थे, वो बाद में नवरत्न जो 9 को था तो रत्नी कहे जाने लगे। यहाँ पे जो राजा को टोटल मिलाकर 12 हुआ करती थी। और पूरब का मतलब दुर्गपति, पूरब का मतलब होता था दुर्गपति, पूर्व मतलब होता था एक किला या फिर एक साम्राज्य, और उसका जो पति होता था पूरब कहलाता था दुर्गपति। अच्छा, स्पश मतलब होता था जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो स्पश जो होता था वो क्या था, बेसिकली गुप्तचर था। वाजपति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। यानी कि गोचर का अर्थ होता है गाय चराने वाले भूमि का अधिकारी को गोचर कहा जाता था, अधिकारी को वाजपति कहा जाता था, गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति।
उग्र किसको कहा जाता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र यानी कि पहले जो यूँ समझ लीजिए कि वैदिक पीरियड में उग्र का अर्थ पुलिस होता था, यानी कि अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था वो उग्र होता था। यानी कि अभी हम लोग क्या है, पुलिस जो था उस समय उग्र था। अच्छा, भागदूह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी। भागदूह, भाग मतलब होता है हिस्सा यानी कि टैक्स, दूह मतलब लेने वाला, जैसे गाय का दूध लोग दूह लेता है यानी कि ले लेता है, तो टैक्स लेने वाला जो राजस्व एकत्र करने वाला जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था भागदूह। आगे देखते हैं, नोट, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं, यानी कि कोई भी तरह का वहाँ पे जज टाइप का जुडिशियल सिस्टम का उल्लेख नहीं है, न्यायाधिकारी नहीं था उस समय, ये इम्पोर्टेंट है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। जैसे कि अभी जो है राष्ट्रपति कोई भी रूल बनाते हैं तो सभा एवं समिति से मिले राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे समझ लीजिए। कोई भी रूल बनता है तो राजा को अगर माना जाए राष्ट्रपति को तो इस ढंग से समझा जा सकता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। जो सभा जो थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो था सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति यानी कि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी कि लोकसभा। और जो सभा जो था वो क्या था, श्रेष्ठ जन की, यानी कि राज्यसभा। बहुत आसान है समझना। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जैसे कि होता है ना लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, सभापति। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, यानी कि विमेन का स्थिति सही था, इक्वालिटी था पुरुष और स्त्री में। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। अब देखिए, अभी राजा का अर्थ बदल गया था, अभी हम लोग के समय में राजा का अर्थ बदल गया है, मेडिएवल टाइम में राजा का अर्थ अलग था। तो युद्ध के जो कबीले का जो नेतृत्व करता था, युद्ध में कबीले को जो नेतृत्व करता था उसी को राजा कहा जाता था वैदिक पीरियड में। अच्छा, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि युद्ध के लिए गविष्टि। आप देखिएगा तो इंपॉर्टेंट जगहों पर इन लोग के ग शब्द का, गाय का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज, गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज, और युद्ध के लिए इसका प्रयोग किया गया है। 10 राज्य युद्ध, 10 यानी कि 10 राज्य मतलब राजा, युद्ध 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी को जो आज जो है रावी नदी कहा जाता है, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच, जो जन होते थे 10 जनों के बीच लड़ा गया था। सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, पुरुषणी नदी पर, जिसमें सुदास क्या हुआ, 10 लोगों को हरा दिया। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। याद रखिएगा दोस्तों, यह जो विभाजन था, वीवीआई चीज़ है ये, यह जो विभाजन था यह व्यवसाय पर आधारित था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है के पुरुष सूक्त में चातुष वर्णों, यानी कि ये 4 जो वर्ण है का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, यानी कि जो आदि पुरुष ब्रह्मा को मानता है लोग, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, क्षत्रियो जो हैं उनकी भुजाओं से, और वैश्य उनकी जांघों से, एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें जो है हड़प्पा जो सभ्यता था वो मातृसत्तात्मक, मातृ प्रधान था, और यहाँ पे आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जो हम पहले ऊपर बात किए, जिसका मुखिया क्या होता था? पिता होता था। आज भी जो है गाँव में फैमिली मुखिया या फिर भारत में जो है पिता ही होता है, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियाँ इस काल में, कुलप यानी कुलपति, कुलप का अर्थ था कुलपति। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। आज भी यदि यज्ञ होता है तो ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी जब एक साथ नहीं बैठता है तो उसको क्या बोलता है लोग कि ये अच्छा नहीं माना जाता है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि यह प्रॉपर जो है हाई जो माइंडेड सोसाइटी उस समय चल रहा था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि पर्दा प्रथा का प्रचलन हम लोग को मिलता है देखने को हड़प्पा पीरियड में।
विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी, ये एडजस्टमेंट कहलाएगा। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, बहुत इंपॉर्टेंट, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी यानी कि जो विद्वान होता है उसका जो ओपोजिट होता है वो विदुषी होता है। यानी कि अगर विद्वानों का बात किया जाए तो ये विदुषियों का, तो ऋग्वेद में किन विदुषियों का चर्चा है, विदुषियों का, तो वो क्या होगा हमारा, आप लोग यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ये बार बार पूछता है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता, विश्वास, ये सब विदुषियाँ हैं ऋग्वेद की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वी सी। अच्छा, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य पूछता है कि गार्गी जो है किस काल से संबंधित है, ऋग्वैदिक काल से, और गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद यानी कि इस चर्चा पर संवाद के लिए ये चुनौती दी थी कि आइए चर्चा करते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। जीविका पार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाले, जो मतलब कि जैसे आज कैसे लोग पूजा कराता है, जीविका पार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाले, ये लेकिन पूजा कराना अलग चीज़ है, यहाँ पे पढ़ाने, जो भी वेदांग पढ़ाता था उसको क्या कहा जाता, अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। आज भी ये टाइटल होता है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस। जो जैसे आजकल जो है मुख्य में पेय पदार्थ क्या है, पेप्सी है। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, शराब भी बोल सकते हैं। तो उस समय जो था वो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता, वनस्पति से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीर। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे, जैसे हम अंडरवियर कहते हैं, तो वो लोग क्या कहता था, लोग नीवी कहता था लोग। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे, तो संगीत थे, और अभी उन्होंने हड़प्पन पीरियड में पढ़े वहाँ पे कुछ और था, शिकार करना भी था। अच्छा, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था एवं द्युत क्रीड़ा, ये 4 जो मेनली जो आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन थे, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्युत क्रीड़ा। देखिए इस समय रथ जो है उपयोग में आने लगा था। रथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी में भी पूछता है। आइए ऊपर देखते हैं जो टेबल्स हैं जो हम लोग छोड़ दिए हैं, ये वाला टेबल 1 2 3 टोटल टेबल है, इसको कर लेते हैं। देखिए, दिशा उत्तर वैदिक शब्द, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में जो शब्द प्रयोग होते थे स्पेशल जो दिशा के लिए, जैसे पूरब दिशा का जो राजा का नाम होगा, पूरब दिशा को राजनीतिक, उत्तर वैदिक शब्द होता पूरब को प्राची कहा जाता था, और उस समय पूरब दिशा के राजा को सम्राट कहा जाता था, जैसे कि सम्राट अशोक। और पश्चिम दिशा को प्रतीची कहा जाता था, उसको कहा जाता था स्वराष्ट्र। जैसे भी आज देखिएगा सम्राट अशोक होता है जो कि पूरब में थे, और पश्चिम में कौन थे, स्वराष्ट्र, उसी को सौराष्ट्र, आजकल जो गुजरात महाराष्ट्र के इलाका जो है उसको जो है स्वराष्ट्र कहा जाता है। और उत्तर में जो उत्तर क्षेत्र को कहा जाता था उत्तर उदीची, जैसे कि राजा विराट कहाँ थे, उत्तर के थे, इसलिए राजा विराट। और मध्य में जो था उसको सिंपल राजा, और जो दक्षिण में था वो राजा भोज, जो राजा को भोज कहा जाता था, दक्षिण में के राजा को भोज कहा जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये वाला जो टेबल है आप इसको समझिएगा तो इससे इतिहास समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा टेबल हमारा ये है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या हम लोग पढ़े थे 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, और वेदांगों की संख्या क्या है, 6 है। इसमें शिक्षा था, व्याकरण था, निरुक्त था, ये सब। और आगे देखते हैं क्या है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, जैसे कि दर्शन, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक थे चार्वाक,
योग का पतंजलि, कई बार पूछता है ये याद रख लीजिए, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कनाद, जैसे कि ऊपर अभी पढ़े हम लोग नीचे, उत्तर मीमांसा का बादरायण और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। तो ये इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दर्शन और प्रवर्तक ये क्या है, बेसिकली ये अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी है और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं ये वाला पेज नंबर 7। गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को नहीं मारा जा सकता है, उस पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो गाय को जो हत्या करेगा, वध करेगा, वेदों में उसके लिए मृत्युदंड होगा या फिर उसको देश से निकाल दिया जाएगा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। क्यों इंद्र थे? क्योंकि वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त का प्रयोग किया गया है, 250 मंत्र का प्रयोग किया गया है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। 1000 ईस्वी में आर्यों ने लोहा की खोज कर ली थी जिसे श्याम अयस्क, श्याम मतलब कि काला, अयस्क, श्याम अयस्क कहा जाता था। और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था, तांबा को। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा पहले पढ़ लेंगे फिर टेबल को हम लोग देखेंगे। नोट, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिखा गया था, लेकिन जब पूछता है कई बार तो 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष BC हमको माना जाता है। लेकिन भारतीयों को, ऐसे तो खोज हो गया था, लेकिन भारतीयों को 8वीं ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 2800 वर्ष पहले जो है, 2800 वर्ष पहले भारतीयों को लोहे का जानकारी हो गया था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था, पणी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली क्या थी? वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि सामान के बदले सामान। उस समय पैसा नहीं था कि आप हमसे 10 रुपये लीजिए, इसके बाद नहीं, हम भी आपको कुछ सामान ही देंगे, उसके बदले में आप हमको कुछ सामान दीजिएगा। इसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। अच्छा, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? वेकनॉट, यानी कि सूदखोर, वेकनॉट या फिर सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर जो ब्याज लेता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्य की भूमिका निभाने वाला के रूप में कौन सा था? अग्नि था। आज भी अग्नि के थ्रू जो है हवन किया जाता है, यानी कि जब हम कुछ भगवान को देते हैं तो अग्नि के थ्रू देते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा एक बार, गंगा का नाम सिर्फ एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। यानी कि अगर ऋग्वेद के अनुसार बात किया जाए तो सरस्वती नदी जो है, 2 दिन बाद सरस्वती पूजा भी है। सरस्वती नदी जो है क्या है कि सबसे जो है पवित्र नदी और सबसे इम्पोर्टेंट नदी यमुना, और ऋग्वेद में गंगा का उतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना यमुना का था, क्योंकि इसका उल्लेख एक बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नदी है वो क्या है? सिंधु नदी है। इसके बाद जो है यमुना, उसके बाद जो है गंगा, और पवित्र नदी की बात किया जाए तो वो होगा सरस्वती नदी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यानी कि जब वैदिक पीरियड था 1500 से 1000, उस समय जो था इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो है प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। जैसे कि वामनावतार लोग कहता है तो उसी 3 पग के बारे में बोल रहे हैं। उसमें वैदिक पीरियड हम लोग ऊपर पढ़े थे, लेकिन ये उत्तर वैदिक बेसिकली वो है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल यानी कि आज से 2800, 2900, 3000 वर्ष पहले जब भी राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में
वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय वर्ण के आधार पर जो व्यवसाय होता था उसके जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया, और यहीं से जो है का जाति जो है ये बनना शुरू हो गया। आइए ये वाला टेबल कर लेते हैं। ये वाला टेबल, इसमें क्या है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है ऋग्वैदिक काल में, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, पुराना नाम और नया नाम। कुरुभ को कुर्म नदी अभी कहा जाता है। कुभा जो है काबुल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। बितस्ता जो है झेलम नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और औस्किनी जो है चिनाब नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और पुरुषणी रावी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और सतुद्री सतलज नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और विपाशा जो है आजकल ब्यास नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और सदानीरा गंडक नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और दृश्यधती जो नदी है वो घग्गर नदी, दृश्यधती जो घग्गर नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और गोमती ये गोमल नाम से प्रसिद्ध है अभी। और सुवस्तु एक रिवर थी जो अभी जो है नदी थी जो स्वात के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके बाद अभी हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों ये ऋग्वैदिक कालीन देवता, जस्ट शुरू करेंगे। ये 20-20 मिनट का वीडियो है, 21 मिनट हो गया। ये पढ़ने में आसानी हुई इसलिए ऐसा किया गया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।